आज एक बार फिर एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के सफलता के इस इतिहास में एक नाम और दर्ज हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं बलवंत निषाद की, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बताते चलें, अभी हाल ताज में घोषित आईटीबीपी की परीक्षा में ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल करके एक्सीलेंट विजन परिवार को एक ओर जहां गौरवान्वित किया, वहीं पर इनके परिवार के साथ साथ गांव में हर्ष का माहौल है। तो बलवंत जी की कहानी और उनकी सफलता की जुबानी के लिए आज हम आपके बीच में हैं। जिन संघर्षों को इन्होंने देखा है, परिवार की जो विपरीत परिस्थितियां इन्होंने फेस किया है, ये ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं और इन्होंने एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट किया है जो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक प्रेरणादायी कहानी बनेगी। और हम बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखेंगे, किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों ने इन्होंने गौरवान्वित सफलता हासिल किया है। इनकी सफलता की कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित होगा और उसके अंदर भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति जगेगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं अगर बलवंत निषाद जी इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। यही नहीं, एक्सीलेंट विजन द्वारा अभी हालताज में कई ऐसे रिजल्ट घोषित हुए हैं। बात करते चलें और बताते चलें और आपके साथ सफलता को साझा करते चलें। सीआरपीएफ की अभी हालताज में घोषित हुई परीक्षा के परिणाम में 3rd रैंक पर अगर बात करें तो सत्य प्रकाश यादव का नाम है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के हैं। 7th रैंक पर संजय कुमार हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या के हैं। 2nd नंबर पे रहे हैं, ऑल इंडिया 2nd रैंक रही है अखिलेश कुमार आईआईटी की। लेकिन इनका सीआरपीएफ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि इनका एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया के तहत हुआ है। और 14th रैंक थी इसी कॉलेज जीपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर से। 20th रैंक आई है सीआरपीएफ में परमवीर की, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंगीपुर बिजनौर के हैं। सीआरपीएफ में एक और बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिसका नाम है धर्मेंद्र गुप्ता। ये ऐसे बच्चे हैं जो हाल ही में अभी सीआरपीएफ की कुल 20 सीटों के लिए जो आयोजित हुई थी अखिल स्तर की परीक्षा, उसमें से ये सभी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इन सभी को एक्सीलेंट विजन परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एसआई रैंक पर बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल ट्रेड से। यही नहीं, जो आपसे मैं बात कर रहा था आईटीबीपी में अभी हालताज में जो परीक्षा के रिजल्ट आए हैं, उसमें ऑल इंडिया पहली रैंक जिन्होंने हासिल किया है वो बलवंत निषाद जी हैं, जो आज आपके बीच में देख रहे हैं। और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के हैं। आईटीबीपी में हमारे यहाँ से 4th रैंक भी आई है अमन गुप्ता, जो कि चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली के हैं। 30th रैंक है भरत कुमार की, जो कि एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर। और 27th रैंक है अमन यादव की, जो कि सावित्रीबाई फूले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़ की। तो ये वे छात्र थे, वे प्रतिभाएं थीं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक्सीलेंट विजन परिवार को गौरवान्वित कर दिया। आज बलवंत जी, इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है और कई असफलताएं आपने पाई हैं, तो इस सफलता को किस तरीके से आप बांटना चाहेंगे? सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, इसमें मतलब जो हमको यहाँ तक पहुँचाए, मतलब मम्मी पापा का से ज़्यादा रोल होता है इसमें। मम्मी पापा का, फिर भगवान का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, और उसके साथ साथ मतलब गुरुजनों का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब योगदान होता है मम्मी पापा की तरह से। उसमें मतलब आप लोग का सर मतलब मार्गदर्शन और हम लोग का रास्ता आसान बनाना, ये सब करने से हम लोग मतलब आसानी से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसमें सर मतलब माता पिता के बाद गुरु का मतलब बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बलवंत निषाद जी, आपने इसके पहले कई परीक्षाएं दिया है और उसमें आपको असफलता मिली। आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से सिविल इंजीनियरिंग में 2020 में डिप्लोमा किया। यस सर। उसके बाद से 2023 के बीच में, 2020 से 2023 आज आपको सफलता मिल रही। कौन कौन ऐसी परीक्षाएं थी जिसमें आप शामिल हुए और कहाँ तक आपको सफलता मिली थी? अंतिम पायदान तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। सर, हमारा मतलब इधर 2022 के ड्यूरेशन में हमारा थोड़ा पढ़ाई एकदम मतलब ग्राफ स्थिर हो गया था। मतलब मैं आगे कुछ नहीं बढ़ पा रहा था, तो जो भी एग्ज़ाम मतलब दे रहा था उसमें नंबर बहुत मतलब ख़राब आ रहे थे। यहाँ तक कि मतलब अभी यूपी आर्मिनल में पेपर दिए थे, तो उसमें मतलब हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब रैंक आ गया, मतलब नंबर आ गया था, लगभग 99 नंबर ही था। और फिर पीआरबीएल का भी मतलब उसी तरह से लगभग 120
सरल नंबर, लेकिन हमारा लगभग 95-90 के करीब ही आया था। और फिर इसी तरह सर बहुत मतलब एग्ज़ाम दिया गया, सब में मतलब अच्छा नहीं हो पाया था। लेकिन फिर इधर लगभग हम मेंस जो पिछली बार एसएससी जेईई का हुआ था, उसके बाद से लगभग इधर 8 महीने के ड्यूरेशन में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, इसमें मतलब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया था। तो इसमें जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें नंबर अच्छा आने लगा था। तो इसमें जैसे अभी ये एनएचपीसी का हुआ था, इसमें सर हमारा केवल एक क्वेश्चन अगर सही हो गया होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। पहले 148.5 हमारा कट ऑफ नंबर था, और ओबीसी का कट ऑफ 149 मतलब 0.5 गया था। और सर मतलब वही मैक्सिमम था। अच्छा, फिर एसएससी जी के अभी हाल ताज का आपने मेंस भी दिया है, एसएससी में कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर अभी तो उसका आंसर की मेंस का नहीं आया है, नहीं, प्री मतलब में प्री कितने का मतलब 116 नंबर सर थे उसमें, अच्छा, प्री में। 116 थे। यस सर। और इस तरीके से आप कई परीक्षाएं दी और उसमें असफलताएं भी आपको मिलती रहीं। अंत में आपका आईटीबीपी में हुआ। आईटीबीपी में कितनी वैकेंसी थी? सर आईटीबीपी में पहले 37 था, बाद में मतलब 10 बढ़ के 49 पोस्ट हो गए। 49 यस पोस्ट सर, थी 49। ऑल ओवर इंडिया। यस ये सर। इसमें आप एसआई रैंक पे सिलेक्ट हुए हैं? यस सर, एसआई रैंक पे मतलब कंस्ट्रक्शन जो था उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट उसी में अच्छा सर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग में एज एसआई रैंक पे आप सिलेक्ट हुए हैं। यस सर। तो ये वैकेंसी कब आई थी? ये सर लगभग 2022 के मार्च में आए थे। अच्छा अच्छा, उसमें पहले से 2022 के मार्च में आई थी। हाँ। एग्जाम कब हुआ इसका? एग्ज़ाम अभी 2-3 महीना पहले हुआ है। अच्छा, 3 महीने पहले हाँ। हुए थे अभी। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट पूछे गए थे? इसमें सर मतलब टेक्निकल के 160 क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के थे। हम्म। तो इसमें मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट से, जैसे एसएससी जेईई का होता है पेपर, उसी मतलब मतलब पूरा एसएससी सिलेबस जेई के वही ही था। तर्ज हाँ। पे अगर आपने पूरा यस सर, सिलेबस को अगर पढ़ आप रखा अच्छे से है पढ़े हैं तो तब जाके काम मतलब है। आप सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी और जीएस और रीजनिंग, क्या मैथ भी आई थी क्या? नहीं सर, मैथ नहीं था उसमें, रीजनिंग 20 क्वेश्चन था और जीके का 20 अच्छा क्वेश्चन। मतलब जैसे अच्छा एसएससी में 50-50 होता है, तो उसमें 20-20 था, बाकी अच्छा टेक्निकल का अच्छा। वेटेज अधिक था, हाँ तो 160 था। अच्छा अच्छा, तो इसमें लमसम आप कितना करके आए थे, कुछ आइडिया है? सर इसमें हम लगभग 170 के करीब अटेंड किए थे, लेकिन गलत होकर के कुछ मतलब 137 नंबर कितने का तो था टोटल? 200 नंबर का सर। 200 में ये 137 के आसपास ही थे। अच्छा, इसमें क्या फिजिकल और मेडिकल कुछ इस टाइप का? या सर फर्स्ट स्टेप इसका फिजिकल ही था, जिसमें मतलब 100 मीटर रनिंग था, फिर 1600 मीटर रनिंग था। इन दोनों के बाद फिर हाइट वेट चेस्ट ये सब था। फिर मतलब 3-4 फिर एग्जाम हुआ था उसका अच्छा अच्छा, सीयूईटी। मतलब पहले आपको फिजिकल पास करने के बाद मेडिकल भी हुआ था? मतलब फिजिकल पास होने के बाद नहीं, फिर पेपर हुआ था, पेपर पास करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद मेडिकल हुआ था अच्छा, सर। मेडिकल लास्ट में हुआ यस आपका। सर। तो पहले इनका फिजिकल हुआ, उसके बाद इन्होंने टेस्ट दिया। अच्छा, ये जो टेस्ट हुआ था ये ऑब्जेक्टिव था? यस सर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव इन्होंने था दिया, उसके बाद फिर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आफ्टर दैट द मेडिकल। अब जाके इनका फाइनल रिजल्ट आया जिसमें ऑल इंडिया इनकी पहली रैंक है। तो अच्छा, जिस तरीके से आपकी स्थिति थी, आप डिप्लोमा जब कर रहे थे तब भी आपकी स्थिति बहुत दयनीय थी, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, और आप हाई स्कूल इंटर में भी बहुत मशक्क़तों का सामना करना पड़ा आपको, और इसके बाद डिप्लोमा के बाद जब आप एक्सीलेंट विज़न यहाँ पे आकर आपने कोचिंग ज्वाइन किया, तब भी परिस्थितियाँ आपकी बहुत विपरीत रहीं। ये ऐसा है कि आपने लाइब्रेरी में, आपको रहने के लिए इलाहाबाद में कुछ समय तक तो आप रूम लेकर रह रहे थे, लेकिन उसके बाद आप लाइब्रेरी में काम करने लगे। लाइब्रेरी में जो आप काम करने लगे, वहाँ से जो खर्चे, उसी लाइब्रेरी में आप सोते थे, वहाँ काम करते। इस किस तरीके से अपने को आप संभालते थे, किस तरीके से आप मोटिवेट होते थे? सबसे बड़ी बात है कि इतनी विपरीत परिस्थितियाँ थी, अपने को कैसे मोटिवेट किया, कैसे आपको लगा कि आज नहीं कल मंजिल मिल जाएगी? बलवंत जी ये बताना चाहे, जो इस तरीके की दर्द भरी दास्तां है आपकी। सर मतलब लाइब्रेरी का तो हम मतलब जैसे आप कुछ जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था, तो उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी पढ़ाते थे। जी। तो क्लास में बोल रहे थे कि आप हम जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, इसको तुम लोग कर करके है ना, तो क्लास में मतलब बोलते थे। तो हम लोग उस समय हम मतलब रिचार्ज मोबाइल में नहीं रहता था, तो 250 का रिचार्ज होता था 1 मंथ का। और फिर हम लाइब्रेरी पता किए तो वो भी लगभग मतलब अगर शाम वाला बैच लिया जाए तो उसमें सस्ता फीस रहता था, तो 250 मंथ का हो जाता था। हाँ। तो ये हम सोच करके रिचार्ज ना करवा करके लाइब्रेरी ज्वाइन किए। मतलब वहाँ मतलब सनूरी में राधे राधे लाइब्रेरी है। तो उस टाइम मतलब 500 में हमारा 2 महीने के लिए कर दिए थे। तो हम 6 बजे से 10 बजे के ड्यूरेशन में मतलब लाइब्रेरी शुरू किए थे वहाँ से।
फिर मतलब वहीं से ऑनलाइन मतलब हमारा हो जाता था काम, तो रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया और लाइब्रेरी इस पर्पज से ज्वाइन किया कि भाई अगर अगर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज लेना होता था, जो एक्सीलेंट में क्लासेज चल रही थी ऑनलाइन, उस समय कोविड का शायद दौर था। ऐसे कोविड के मतलब बाद में ही, जस्ट हाँ, कोविड में भी कोविड में भी मतलब तो इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो इन्होंने सोचा कि बाहर रहेंगे तो दिक्कत होगी, रिचार्ज भी नहीं करा पाएंगे, मोबाइल भी सही से इनके पास नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें और वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा रहेगी, और सेकंड हाफ में जो है लाइब्रेरी के चार्जेज भी कम रहते हैं, इसलिए इन्होंने ज्वाइन कर लिया। सुना कि लाइब्रेरी में आप कुछ काम भी करते थे, वहीं से आपके खर्चे भी मिलते थे, कुछ ऐसा भी था क्या? यस सर, मतलब पहले जब शुरू किए तो हम तो लेट तक सब लोग चले जाते थे, तो हम अकेले रहते थे, तो लाइट वाइट हम बंद करके मतलब आते थे। तो धीरे धीरे वहाँ भैया शोभित भैया तुमसे परिचय मतलब हो गया था। तो वही मतलब कभी कभी पूछने लगते थे कहाँ के हो, तो हम बतलाते थे अपना परिस्थिति बतलाए, तो फिर वो मतलब फिर हमारा फीस सर मतलब माफ़ कर देते पूरा, फिर फीस हमसे नहीं लेते थे। तो वहीं पर मतलब रहते थे, भैया नहीं रहते, थोड़ा बहुत हम सपोर्ट उनका कर देते थे। तो मतलब वहीं पर फिर हम कुछ दिन मतलब फिर डेली मतलब रात में भी पूरा रात वहीं पर आने लगे, तो वहीं पर बिल्कुल, पढ़ाई लाइब्रेरी मतलब में ये रहना करने शुरू लगा था कर सर। दिए, लाइब्रेरी में लगातार रहना शुरू कर दिए। वहाँ लाइब्रेरी के जो भी कार्य होते थे, जो लाइब्रेरी के प्रबंधक हैं शोभित जी, जिन्होंने काफ़ी इनका सपोर्ट किया, उनके साथ ही रहना शुरू कर दिए, और लाइब्रेरी की जो छोटी मोटे काम होते थे वो करते थे, उसी लाइब्रेरी में ये सोते भी थे, वहीं पे खाना भी बनाते थे, वहीं यस खाते सर, थे। वहाँ पे चेयर लगा होता था, तो हम लोग मतलब चेयर लगा करके ही उस पे मतलब रात में सो जाते थे। इसी तरह से मतलब फिर बहुत दिन तक चला था बिल्कुल, लगभग सोचिए 2 महीने लाइब्रेरी तक। में इन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया, कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ये सरस्वती की जगह है, यहाँ पे सरस्वती की आराधना होती दिन भर, क्यों ना कहीं यहीं पर हम सोएं। तो वहीं पर रात में 2 बेंच लगा के वहीं पे बेचारे सोते थे, वहीं पे खाना खाते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे, वहीं पर जो भी छोटे छोटे वर्क होते थे वो भी काम करते थे। अच्छा, बीच में उसके पहले लाइब्रेरी से पहले आपकी ये दशा हो गई थी कि आपको शायद लेबर चौराहा पे, प्रयागराज के लेबर चौराहे पे, वहाँ भी कुछ दिन आपको काम करना पड़ा था। यस सर, ये हम पहले तो जब आए थे हम लोग, तो मतलब लगभग हम लोग लॉकडाउन ओपन हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर आया गया। तो दिवाली के लगभग पहले से कोचिंग स्टार्ट हुआ था, फिर दीपावली में कुछ दिन छुट्टी था, उसके बाद से लगातार हम लोग का होली तक क्लास, एक भी दिन छुट्टी नहीं था। तो उस टाइम में भी प्रॉब्लम था, लेकिन हम क्लास नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसलिए मतलब सर बीच में प्रॉब्लम आने लगा, तो थोड़ा पैसे से प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग जैसे सब्जी जब बनता था तो सुबह दाल चावल तो बन जाता था, लेकिन सब्जी का थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होने लगता था। तो सर हम मतलब उस टाइम जैसे था, छुट्टी लेकर के हम काम करने नहीं जा सकते थे, और थोड़ा घर पर भी थोड़ा पैसा हम मतलब जब पापा का काम लगता था तभी आ पाता था, रेगुलर काम लगता नहीं था, तो बीच में गैप हो जाता था, तो फिर प्रॉब्लम आने लगता था। तो उस टाइम सर हम सोचते थे मतलब हमारा क्लास गैप ना करना पड़े, क्योंकि काम पर जाने के लिए मतलब पूरा दिन खराब करना पड़ता है। लेकिन सर हम शाम को मतलब सब्जी अपना मतलब पार्टनरों से उनके क्या है मतलब अपना अकेले बनाएंगे हम, क्योंकि मतलब सस्ता पड़ता था। तो सर हम लगभग 2-3 महीने तक के ड्यूरेशन तक मैं अकेले, जो मार्केट में सबसे सस्ता सब्जी होता था उसको लाते थे, और सर मैं केवल उबाल करके ही उसमें केवल नमक डाल करके इसी तरह से सब रोटी से मतलब खा लेता था। लगभग 3 महीने तक ऐसे चला था। फिर होली में छुट्टी हुआ, तो उस टाइम पहली बार मैं गया था लेबर चौराहे पे काम करने सर। फिर मतलब वहाँ से पैसा इस तरीके मतलब से वहाँ संघर्ष, से। कभी जिंदगी का स्वाद और खाने का स्वाद नहीं मिला इनको। सच्चाई यही है कि जिस तरीके से कभी जिंदगी का स्वाद जो होता है ना, खाने का स्वाद भी नहीं मिला, ना इन्होंने लेना चाहा। उन्होंने क्या कहा कि आज नमक रोटी ही मेरे लिए सही है, लेकिन आने वाला वक्त, आज मेरे पापा जिस तरीके से परिस्थितियों में जी रहे हैं, वो परिस्थितियां आगे ना आए, इसलिए इन्होंने कमर कस लिया कि पापा ने तो यहाँ तक मेरे को भेज दिया। पापा इनके मजदूरी करते हैं, राजगिरी का काम करते हैं, कहने का मतलब है दीवार की जुड़ाई करते हैं, वो मजदूरी करते हैं एक प्रकार से देखा जाए। आर्थिक तंगी के चलते हुए इनका छोटा भाई है, उसकी भी पढ़ाई ड्रॉप हो गई, वो भी पढ़ाई नहीं कर पाया, इसी वजह घर की स्थिति बहुत दयनीय है। तो रीजन, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर हम हिम्मत नहीं जुटा पाए, अगर मैं नहीं कुछ कर पाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। पापा ने यहां तक पहुंचा दिया, तो ये सफर आगे तक जाना चाहिए। सोचिए, इन्होंने मतलब पार्टनर के साथ रहकर खाना खाना मतलब अपने को पसंद नहीं किया, मतलब इनको शर्म आती थी, सब्जी लेने में दिक्कत होती थी, पैसा नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते थे।
सोचिए, नमक सब्जी में जो मार्केट में शाम के टाइम सलोरी में जो मार्केट लगती है, वहाँ शाम के टाइम जो सबसे सस्ती सब्जी होती थी उसको लेके जाते थे। कभी कभी मसाले के लिए बता रहे हैं पैसा नहीं होता था, तो ये बताइए नमक डाल के उसको किसी तरीके से अकेले खाते थे। लेबर चौराहे पे काम करने चले जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि अंदर से बहुत ही मजबूत थे। और ये बता रहे ना, इतने मजबूत थे, इन्होंने सोच रखा था कि अगर मैं नहीं बदल पाऊंगा परिवार की तकदीर, तो आने वाली पीढ़ियां इसी संघर्षों में गुजरेंगी। और इन्होंने वो काम करके दिखाया है, जो कहने का मतलब एक पूरे देश के छात्रों के लिए एक मिसाल साबित कर दिया है। मतलब वाकई में प्रेरणादायक कहानी है, और हर कोई सुनना चाहेगा। इस तरीके से दर्द भरी दास्तां शायद ही सुनने को मिले। ये कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं सफल तो जरूर हुए हैं, ये कामयाबी नहीं, एक इतिहास बना के जा रहे हैं। और सलोरी के या आसपास के जिलों के या जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी वजह से हताश हो जाते, परेशान हो जाते, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, इनका कहना है कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिन परेशानी होती है। सूरज ढलता जरूर है, उगता जरूर है, ऋतुएं बदलती हैं, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है। तो इन्होंने कहा कि आएगा, मेरा भी वक्त आएगा, मेरा भी मंजर आएगा। तो वही है, इन्होंने वो करके दिखाया। अब जिंदगी में खुशियां ही होंगी, कष्ट बीत गए, लेकिन एक कहानी ना बनती ना, अगर इनकी परिस्थितियां अनुकूल होती तो शायद एक कहानी ना बनती, और शायद आज मैं इनके साथ ना होता। तो ये कहानी जो ऊपर वाला करता है सब अच्छा करता है, इसलिए ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करिए। क्लियर। तो बलवंत जी, मैंने ये भी सुना कि आपके दोस्त बड़ा आपको सपोर्ट करते थे। कौन कौन ऐसे दोस्त थे? और सबसे बड़ी बात थी कि क्लास में तुम आते थे तो कभी तुमको मैंने मतलब परेशान नहीं देखा, कभी परेशान नहीं देखा, हमेशा हंसते ही रहते थे। हमेशा जब भी देखिए कोई भी बात, हमेशा क्वेश्चन भी पूछना, हर टीचर के भी आपके दिल में करीब थे। हर टीचर आपका सिलेक्शन होते ही जान गया ये तो वही बच्चा है जो डेली क्वेश्चन पूछता था, हर तीसरे दिन क्वेश्चन पूछता था, कभी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दे रहे हो, कभी तो हर बच्चे, लेकिन कभी कोई टीचर ही जान नहीं पाया कि ये बच्चा इस तकलीफ से गुजर रहा है। आखिर में इतना खुशी का राज क्या था? या सर, मैं मतलब हमेशा ये सोचता था कि सर किसी पर डिपेंड मतलब रहना ना पड़े। इसलिए सर मैं मतलब जो भी रहता था सोचता था जहाँ तक मैं मतलब मैनेज हो पाए खुद मतलब किया जाए। मतलब बहुत सर मतलब नहीं, अगर टाइम टाइम पे नहीं हो पाता तभी किसी से मतलब कहते थे। इसी तरह सर एक बार अभी UPRVNL का पेपर मतलब देने गए थे, तो उस टाइम भी मतलब हमारे पास केवल 30 रुपया था। यही मतलब प्रयागराज में ही सेंटर था, तो नज़दीक था लेकिन फिर भी दूर था, तो ऑटो का लगभग 20 रुपया किराया लगता था। फिर हम सर 30 रुपया केवल था, तो पेपर देने गए, तो इधर से हमारे पास जाने के लिए था लेकिन उधर से आने के लिए नहीं था। तो हम सर गए तो 20 रुपया किराया लग गया और 10 रुपया बैग जमा करने के लिए लग गया। तो सर उधर से हम आ रहे थे तो एक लड़का हमारे साथ मिला, वो भी यहीं कोचिंग में ही पढ़ते थे। तो हम कहा कि चलो साथ में चला जाए। तो हम सोचे अभी हम पैदल जाएंगे या ऑटो जाएगा, तो फिर कहेगा कहीं ऑटो में बैठ नहीं रहे। तो हम कहे चलो तुम अभी बीमार हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा परिचय नहीं था, तो इसलिए हम मतलब रुक गए वहीं पर। फिर वो आगे मतलब चले गए। तो फिर मैं तो एक दोस्त था और थोड़ा नज़दीकी था, तो उससे मतलब मिले, तो मतलब उससे बात हुआ, तो उससे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगा होता, तो बोले तुम्हारे पास चेंज हो तो 20 रुपया मतलब दे दो। तो वो निकाला, लेकिन उसके पास 10 ही रुपया चेंज था, तो 10 रुपया हमको दिया। तो हम मतलब 10 रुपया हम ले करके मतलब आधे दूर तक मतलब आ गए ऑटो से। लेकिन फिर आधा दूर सर मैं पैदल आया। लेकिन सर जब भी हमको लगता था कि हम ही सबसे ज़्यादा बेकार स्थिति में है, तो एक लड़का हमको सर वहीं पर रास्ते में मिला। हम तो उससे 20 रुपये मांग करके आ गए, लेकिन वो सर हमको आधे रास्ते में दिखा, वो पैदल ही आ रहा था। तो हमको लगा कि हमसे भी ज़्यादा लोग संघर्ष करने वाले हैं सर यहाँ पर। तो सर इसी सबसे हमेशा मोटिवेट रहते थे। जब भी हमको लगता था कि हमारे ऊपर ही सबसे खराब परिस्थिति है, तो कोई ना कोई हमको एग्जाम्पल मिल जाता था जो हमसे ज़्यादा संघर्ष करता था। उसी तरह सर हम लेबर चौराहे पे जाते थे तो हमको लगता था कि हम ही सबसे बेकार हैं। लेकिन सर वहाँ पे जाने पे एक अलग मोटिवेशन आता था, क्योंकि सर एक लड़का हमसे मिला था, वो उसके पापा नहीं थे, वो अपने सिस्टर को ला करके यहाँ पर पढ़ाता था, वो खुद अपने भी पढ़ता था। उससे सर हमको लगा कि यार हम बहुत अच्छे हैं, मतलब हम तो खुद केवल अपना ही मतलब करना है। इसी तरह सर मतलब चौराहे पे जाने पर भी हमसे बहुत
लोग मिलते थे, तो उनसे हम सर मोटिवेशन हमेशा रहता था कि हम ठीक हैं, मतलब हमारे ज़िंदगी में भी हम ज़्यादा संघर्ष लोग कर रहे हैं, तो इतना बलवंत जी संघर्ष का बिल्कुल काफ़ी है कहना सर। है कि बहुत सारे इन्होंने अपनी आंखों से ऐसे संघर्ष भी लोगों को देखा है। इन्होंने झोपड़पट्टियों में रहते हुए लोगों को देखा, रोड पे ऐसे बहुत सारे असहाय लोगों को देखा, वही इनके मोटिवेशन का कारक थे। इन्होंने कहा कि इनकी बातों से ये लगता है कि इन्होंने कहा कि जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ वो ज़िंदगी कितने लोगों को नसीब नहीं। ईश्वर यस ने जो सर। मेरे को ज़िंदगी दिया है बहुत अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग इस पढ़ाई को भी नहीं पढ़ पाए। तो इसी तकलीफ को यही मोटिवेशन मान के इन्होंने तैयारी किया और आगे बढ़े, अंततः सफलता आपके सामने है। वास्तव में जिस तरीके से संघर्ष किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बात करना चाहूँगा कि जब आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया और क्या था? सर सभी मतलब सब्जेक्ट ठीक ठाक थे। हम पहले मतलब जब शुरू में कोचिंग में आए तो जैसे सोम पढ़ाया जाता था, उस समय मतलब नवीन सर पढ़ाते थे, तो हम लोग मतलब क्लास में जो पढ़ाया जाता था तो सर बोलते थे मतलब क्वेश्चन कहीं से लगा करके लाओ। तो सर बीच बीच में ऐसा होता था, मतलब हम लोग अभी सिंपली सपोर्टेड बीम का पढ़ा रहे हैं, तो हम मतलब कैंटिलीवर का वो मतलब प्राप्त कैंटिलीवर को भी सिंपली सपोर्टेड की तरह से ही लगता था, तो उसको लेके चले जाते थे। इसमें बीच में हिंज लगा रहता था, उसको लेक्चर सर ये हो ही नहीं रहा है, तो सर को मतलब परेशान हम लोग कर देते थे कि वो मतलब पढ़ाई नहीं रहते, तो हमको लगता था ये क्यों नहीं हो रहा है। तो सर मतलब इस तरह से उस टाइम मतलब पढ़ने का शुरू बहुत मतलब वो था एकदम इंटरेस्ट। तो सर हम मतलब सोचते थे कि हम कोई बुक से बचे ना जो भी मार्केट में है, मतलब सब कुछ हमको आए। हम्म। तो सर हम गुप्ता एंड गुप्ता का हमारे पास बुक नहीं था, लेकिन हमारे पार्टनर के पास बुक था, तो मैं अपने कॉपी में मतलब जितना भी उसमें 300 क्वेश्चन लगभग से रहता है, 300-250, तो मैं अपने कॉपी में उसका सीरियल नंबर लिख लेता था, फिर उनका आंसर मतलब खुद करता था सॉल्व, और उसी में मतलब मार्क कर लेता था ये है। और जो चीज़ हमको उसमें नहीं आता था वो उसमें ही मतलब मार्क कर लेता था कि ये क्वेश्चन हमको दोबारा देखना है, तो अब की बार बुक लेंगे तो केवल वही क्वेश्चन देखेंगे और सभी नहीं देखेंगे। तो सर इसी तरह से मतलब बुक ले कर के मतलब मैं दूसरे का मतलब सॉल्व करता था। और टेक्निकल में सर यही है कि आप अगर प्रैक्टिस जो क्लास में मतलब पढ़ाया जा रहा है, नोट्स रिवीजन करिए अच्छे से और प्रैक्टिस उसका करिए, क्वेश्चन मतलब लगाना बहुत ज़रूरी है सर। क्वेश्चन तो लगा, हाँ मतलब नोट्स रिवीजन करिए, क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद शॉर्ट हाँ, नोट्स क्योंकि बना। आपको मतलब सर लोग तो बतलाते हैं, लेकिन खुद से आपको पता चलेगा क्या चीज़ इसमें का इम्पोर्टेंट है, कौन सा कैसा क्वेश्चन बनता है, उस हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे अच्छा। देखिए कि उसमें हम नोट्स में ये चीज़ पढ़ाया गया है, उसका लैंग्वेज हो सकता है कुछ दूसरा हो, लेकिन उसी को किस लैंग्वेज में मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मतलब क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन करिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट अपने नोट्स में लिखिए, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर उसको छांट करके शॉर्ट नोट्स में लिखिए, और खासतौर पे जो आपको ना आता हो। और इसी तरह क्वेश्चन भी लगाते समय बुक में मतलब सभी क्वेश्चन दोबारा न लगाइए, जो मतलब लगभग 80% 75% क्वेश्चन आपको नोट्स से ही सेम टू सेम मिल जाएंगे, केवल आपको 20% क्वेश्चन पर ही इफर्ट लगाना होगा। तो 20% पर आप मार्क कर दीजिए, गोला लगा दीजिए कि इसको हम दोबारा करेंगे तो इन्हीं को बस करेंगे। तो इस तरह से सर हर सब्जेक्ट में यही करेंगे। अच्छा, बिल्कुल इनका कहना है कि जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में कोचिंग कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, इनका एक संदेश है कि सीधी सी बात, अपना जो भी नोट्स है उसको अच्छे से आप तैयार करिए, नोट्स को कई बार पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए। पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो नोट से ही लगभग 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, 10% क्वेश्चन बचेंगे, उनको आप क्या करिए, मार्क करिए और उसके बाद 2-3 बार ट्राई और करिए। उसके बाद नहीं आता है तो अपने टीचर से आप संपर्क करिए, अपने दोस्तों से संपर्क करिए जो दोस्त आपके अच्छे हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे थे जो आपका सपोर्ट करते थे, कुछ नाम बताएंगे? यस सर, सब लोग हमारे पार्टनर विकास वर्मा, अनिल, विक्की, मतलब कुछ दिन तक विक्की भी थे, तो सब लोग मतलब सपोर्ट करते थे सर। मतलब उन सब लोग भी मतलब जो भी परिस्थितियाँ रहती थी तो कहते थे, तो हम खुद उनसे कहते थे नहीं ये भी सब तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे तरह से भी संघर्ष कर रहे हैं, तो इनके ऊपर मतलब डिपेंड रहना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो इसलिए सर हम खुद मतलब अपना संघर्ष करते थे। खुद संघर्ष किया, खुद अपना स्वयं का मार्ग चुना। तो कहते हैं ना, उसको स्वयं का दीपक बनो, ये स्वयं का दीपक बने ना। तो घर पे भी बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने गार्जियन के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि पापा मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को आप ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, बताइए, दूसरे के पापा से तुलना करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने कभी अपने पापा को परेशान नहीं किया, जो पैसा भेज देते थे, नहीं तो आपने पापा से कहा कोई बात नहीं कि मैं सब चीज़ें कर लूँगा। या सर मतलब घर की परिस्थितियाँ मतलब देखता था, मतलब
मम्मी से हमेशा बात होता रहता, लेकिन पापा थोड़ा सा बिजी रहते तो उनसे मतलब बात नहीं हो पाता था इतना। लेकिन तो मम्मी से पता चल जाता था कि घर का स्थिति क्या है, मतलब पापा काम करते थे तो पैसा आ जाता था, लेकिन जैसे काम अब गांव में रहते तो हमेशा नहीं मिलता है। तो जब मिलता था तो आ जाता था, लेकिन जब नहीं रहता था काम तो नहीं आ पाता था। तो हमको पता था कि मतलब उसे मांगने पर तो कहीं से भी ला करके दे देंगे, मतलब लेकिन फिर दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं जितना आ जाता था तो सोचता था है पैसा तो आ गया, नहीं था तो नहीं आया। अच्छा, इतनी परीक्षाओं में असफल होते थे और फिर जाके कोई परीक्षा देने बैठते थे, तो एग्जाम हॉल में क्या लगता था? डर नहीं आता था कि अगर असफल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं शिकार होता था कि क्वेश्चन कर रहे हो और कभी दिमाग में नहीं आता था कि नहीं होगा तो क्या होगा? और एग्जाम के एक दिन पहले किस तरीके से आप मतलब जीते थे, और एग्जाम हॉल में कैसा होता था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करके जाते हैं, लेकिन वहाँ ये सोच लेते कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। वहाँ पे जाते थे, जो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते। आप कैसे उसको टेक आउट करते? हाँ सर, मतलब ये चीज़ सोचना नहीं चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि सर मतलब हमारा जो कर्म है वही इम्पोर्टेंट है। जो सफलता तो बस उसका एक पुरस्कार हम लोग को मिल जाता है, लेकिन असफलता कर्म को कभी बेकार नहीं करता है सर। अगर आप कर्म किए हैं तो उसमें विश्वास रखिए कि अगर हमारा पेपर सही नहीं भी होगा इसमें, तो आगे के लिए ज़रूर काम देगा। इसलिए हमेशा पढ़ाई करिए तो इसी तरह से कि कभी बेकार नहीं जाएगा। ये मत सोचिए कि हमें पेपर दिए इसमें फेल हो गया तो हमारा पढ़ाई बेकार हो गया, नहीं। ये आगे के आपका हमेशा हर स्टेप में जुड़ता रहेगा, आपका संघर्ष, आपका मेहनत। इसलिए बस एकदम पेपर दीजिए, जितना सही हो ठीक है, नहीं हो रहा है आप तो फिर छोड़ दीजिए सर। बड़े पढ़ने में भी कमज़ोर थे हाई स्कूल में, किसी वजह से हो सकता है घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, हाई स्कूल इंटर में काफ़ी कमज़ोर थे, किसी सब्जेक्ट में आप पास होने से भी शायद अगर एक नंबर कम हुआ होता तो शायद आप फेल हो जाते। उस समय आपकी बड़ी दर्द भरी रास्ता थी, तो इतना कमज़ोर थे आप हाई स्कूल इंटर में, तो कैसे आपने सोच लिया कि हमको इंजीनियर बनना है? सर मुझको जैसे हाई स्कूल इंटर तक, हाई स्कूल में तो अभी मैथ में सर 23 नंबर ही केवल हमारा आया था। अगर एक नंबर भी कम रहता तो मतलब फेल हो गए होते इसमें। तो इसी तरह सर मतलब गांव में अधिकतर यही होता है कि इंटर तक तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन इंटर के बाद पता नहीं रहता क्या करना है आगे। और बहुत मतलब होता है तो कुछ लोग बीए कर लेते हैं। फिर वही सर हमारे भी साथ हुआ है, इंटर के बाद मतलब ये थोड़ा पता चल गया था। एक सर थे परमेश्वर तिवारी, तो बोले थे कि तुम लोग अगर पॉलिटेक्निक कर लो तो आसानी से जॉब मिल सकता है सबसे जल्दी। लेकिन सर ये नहीं पता था करें कैसे। तो हम सर इंटर में भी, इंटर के बाद परीक्षा दिए, लेकिन हमारा उसमें 154 नंबर ही आया, तो कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला नहीं। फिर सर हम पढ़ाई मतलब पता नहीं था अब आगे क्या करें, तो फिर पढ़ाई छोड़कर मतलब सब सब्जी बेचने लगे सर। हमारा मतलब गांव शहर के और देहात के एकदम बीच में ही पड़ता था, तो लगभग हम मतलब देहात से सब्जी खरीद के शाम को लाते थे और मॉर्निंग में तो ले जा करके शहर में बेचते थे। तो यही काम लगभग हम 4-5 महीने करने लगे। फिर मतलब हम लोग का खेत थोड़ा कम था, तो दूसरे का खेत मतलब सलीना पैसा दे करके बोते थे। तो उसमें भी मतलब हम लोग का जैसे खरीफ का जो फसल होता है उसमें सब्जी बोता है, बाकी रबी वाले में गेहूँ हो जाता है। तो फिर हम मतलब वही एक चीज़ था कि हमको पॉलिटेक्निक करना है, कहीं से भी कर लो बिल्कुल। लेकिन करना है। तो हम जहाँ भी जाते थे जो भी सोर्स मिलता था तो उसको मतलब ढूंढने की कोशिश करते थे। तो एक बार सर हम गेहूँ पिसाने गए थे, तो वहाँ पे पेपर आता था तो हम उसको पढ़ते थे। तो उसमें मतलब पॉलिटेक्निक का वो सब कोचिंग वाले निकालते हैं कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट हुआ है। तो एक मतलब कोचिंग था हमारे घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर, हरिओम नगर में। तो उसमें मतलब उसका आया था, तो हम गए कोचिंग वहाँ पर पता करने की पॉलिटेक्निक का मतलब क्या तैयारी करने। तो सर वहाँ पे गए तो वहाँ का फीस उस समय 9,000 था, और हम लोग गांव में 200 रुपये महीना दे के मतलब करते थे। तो हमको बहुत मतलब ज़्यादा लगा, फिर हम वापस आ गए, तो ज्वाइन नहीं किए उस टाइम। फिर हम मतलब सब्जी ऐसे बेचने लगे, खेत में मतलब काम होता था। मतलब हम लोग के यहाँ अधिकतर मूली बोता है, तो ये मूली वूली मतलब बेचने लगे। फिर अब रबी का फसल आने वाला होता है तो फिर टाइम हम लोग को मिल जाता है, तो गेहूँ बोआ जाता है तो फिर फ्री हो जाते हैं। तो फिर सर हम लगभग 4-5 महीना बाद दिसंबर के टाइम में गए फिर से पता करने। तो उस टाइम भी मतलब आया था कि एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पर गए तो मतलब उस टाइम फीस 5600 हो गया था। फिर भी हम लगभग 2,000 दे करके वो MG क्लासेज नाम था उसमें ज्वाइन कर लिए। फिर हम लगभग 4 महीने तक मतलब उसमें पढ़ाई किए। उस टाइम मतलब हमारा मैथ वहीं से स्ट्रांग होना शुरू हुआ। एक राहुल सर थे, तो वही मतलब हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। तो उसमें मतलब वहाँ से शुरू किए तो हमको मतलब मैथ हमारा अच्छा होने लगा। वहाँ पर पढ़ाई जो भी होता था उसे करते थे। फिर वहाँ से आते थे तो घर पे थोड़ा सही माहौल नहीं था, पढ़ने का जगह नहीं था, तो हम खेत में सर
मचाना बनाए थे, वो सोने के लिए होता है, तो इतना ऊपर रहता था। तो मैं लगभग 10 बजे कोचिंग जाता था, 2 बजे छूटता था, तो 3 बजे मतलब घर आ जाता था। फिर खाना वाना खा के 4 बजे खेत ही जाता था, और मचाना पर मतलब 10 बजे तक पढ़ता था। फिर 10 बजे आ करके फिर खाना वाना खा के मतलब सोता था। सर इसी तरह से मतलब वहाँ के सर जो थे वो इतना मतलब मोटिवेट कर दिए थे कि तुम लोग अगर रैंक अच्छा ला दोगे तो यहाँ यूपी का टॉप कॉलेज जीपीएल होता है वो मिल जाएगा। तो हमको भी लगा कि मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे मेहनत। तो सर हम एक बार ऐसा हुआ कि हम सोचे कि अगर हमारा अभी तक हाई स्कूल का मैथ क्लियर नहीं था, उस टाइम त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा था, और हाई स्कूल का बुक मैं लेकर के खेत गया 4 बजे, और मैं सोच लिया कि अगर मैं हाई स्कूल के बुक का त्रिकोणमिति आज ख़त्म कर दूंगा तो हमारा जीपीएल में सिलेक्शन हो जाएगा, हम्म। जीपीएल कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं सर 4 बजे शाम से स्टार्ट किया, मतलब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना। और राजीव प्रकाशन का बुक था ए से लेकर के एन तक, उसमें चैप्टर लगभग 14 हम्म। चैप्टर हैं, उसको सॉल्व करने लगे। तो उदाहरण सहित मैं टारगेट किया था इसको सॉल्व कर दूंगा, जो नहीं आता था उस पर मार्क कर देता था। बाकी सर सॉल्व करने लगे उसी सोच करके मतलब को जीपीएल मिल जाएगा अगर सॉल्व कर देंगे तो। सर ऐसे करते करते और मचाने पर हम खड़े होकर के ही पढ़ते थे, बुक रख देते थे आगे, फिर उसी पे खड़े होकर पढ़ते थे। और भोर में सर हमको 4 बज गया सॉल्व करते करते खड़े ही सर। तो कहीं और ना कहीं मतलब खत्म हो गया वो चैप्टर, फिर मतलब आ गए। लेकिन सर उस टाइम मतलब मैं तैयार हो गया था, लेकिन परीक्षा दिए उस बार। तो सर उस टाइम मतलब टाइम मैनेज करके हम नहीं कर पाए, क्वेश्चन तो हुए थे लेकिन हम मार्क को गोला नहीं भर पाए, और टाइम लास्ट हो गया। तो सर वो छोड़ने लगे, तो हमने कोशिश किया पकड़ने की, लेकिन हो नहीं पाया। तो हमको सर 2-4 थप्पड़ मार भी दिए थे उस टाइम। फिर उस टाइम पे हमारा पेपर खराब हो गया, नहीं मिल पाया जीपीएल। उसके मतलब बाद फिर आपका हुआ, यस सर, फिर दोबारा मतलब दोबारा आपने फिर दिया। तो हुआ देखिए था। शुरू से बहुत मेहनती थे और बहुत कहने का मतलब आत्मविश्वास था इनके अंदर। चाहे खेत की देखरेख करने के लिए जा रहे हैं, चाहे गुड़ाई कर रहे हैं, चाहे दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, हमेशा इनके दिमाग में होता था कि ये तो कुछ दिन के ही कष्ट हैं, आज नहीं तो कल मंजिलें मिलेंगी। पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ा। इन्होंने जाना था कि शिक्षा ही उस शेरनी का दूध है जिस जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पक्की बात उन्होंने कहा कि शिक्षा को हम जाने नहीं देंगे, हमको पढ़ाई करना है, संघर्ष कितने भी आ जाएंगे, मजदूरी करना पड़े, खेती करना पड़े, सब्जी बेचना पड़े, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, ये सब काम करने के लिए तैयार थे। इनका कहना है कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं कि मोदी जी भी तो शुरुआत में चाय से शुरुआत किया था सफर, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं देश में जिनकी स्टोरी आपने नहीं सुना होगा या सुना होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कहते कि यही लोग हमारे लिए मोटिवेशन का काम किए। सर मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियां पढ़ी हैं, संघर्षों को पढ़ा है, और उन्होंने देश में एक इतिहास बनाया और सफलता अर्जित किया है, मनचाही सफलता उनको मिली है। उन्होंने बहुत सारे लोगों, तो इनका कहना था कि उन्हीं लोगों को देखकर सर मोटिवेट होता था, और मेरे को लगता था आज नहीं कल मंजिल मिल जाएगी। एक्सीलेंट विजन परिवार आपकी सफलता में किस तरीके से सहयोग किया, और एक्सीलेंट विजन में आकर आपने आपको कितना आपको फायदेमंद लगा? सर एक्सीलेंट मतलब जब जीपीएल में थे तो तभी हम मतलब नाम मतलब सुनते थे एक्सीलेंट मतलब कोचिंग अच्छा है। तो सर हमको पता नहीं था ये प्रयागराज में कहाँ पर है कोचिंग। तो हम मतलब जब फाइनल ईयर का पेपर 6 सेमेस्टर का था, तो मैं टारगेट किया था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधे जीपीएल से इलाहाबाद आने के लिए टारगेट किया था। लेकिन उस टाइम फीवर मतलब थोड़ा हो गया था, फिर घर जाना पड़ा। लेकिन मैं सबसे पहले लॉकडाउन जब खुला था तो उसके बाद मैं लगभग एक हफ्ता के मतलब ठीक हो गया, फिर चला आया। सर मैं स्टेशन पर आया तो मुझको पता नहीं था ये सलोरी कहाँ पर है और कहाँ पर ये कोचिंग है। तो मैं ऑटो वाले से बोला मुझको एक्सीलेंट कोचिंग में जाना है। तो सर वो मतलब सब जानते थे, तो हमको ला करके आईआरटी ब्रांच के सामने जो है संस्था वहाँ पर छोड़ा। तो मतलब देखा वहाँ पर बोर्ड वोर्ड है। तो फिर वहाँ पर कोचिंग उस टाइम बंद चल रहा था। मैं लगभग 1 महीना पहले जब कोचिंग स्टार्ट हुआ तो उससे 1 महीना पहले ही आ गया था। तो सर मतलब रूम वूम लिया, फिर वहाँ से मतलब पढ़ाई शुरू हुआ। और एक्सीलेंट में मतलब सर आप जब पढ़ाते थे उस टाइम मतलब एक बुकलेट हाइड्रोलिक्स का आता है, तो आप पढ़ाते थे तो हम उसको सॉल्व मतलब उसी टाइम कर देते थे। उसमें लगभग 90% हो जाते थे क्वेश्चन, 10% बचता था। तो मैं सर आपको बहुत परेशान मतलब करता था। आप जब भी क्लास छोड़ते थे तो मैं क्वेश्चन लेकर के चले जाता था, या मतलब नहीं, ये तो बतलाते थे आदत तो आपकी लेकिन शुरू से रही है कि हर कोई ऐसा टीचर कोचिंग का नहीं है जिसके व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चन नहीं गए हैं, या क्लास से छूटने के बाद उससे आपने हंसते हंसते क्वेश्चन पूछा है। नो डाउट आपने जब भी क्वेश्चन पूछा है तो हंसते हंसते, यही तो आज तक आपको आप हम लोगों को चौंका दिया कि आखिर में बलवंत निषाद
जो हंस रहे थे, ये जो हंसियाँ, जो ये बलवंत निषाद की जो खुशियाँ थी चेहरे पे, उसके पीछे बहुत सारे दर्द छिपे हुए थे, लेकिन कभी बयां नहीं किया। इसलिए तो आज हमारे इतने चहेते बन गए, आज दिल में राज कर रहे हैं और आने वाले समय में सभी बच्चों के दिलों में राज करेंगे। बलवंत जी, आपकी सफलता से बहुत सारे जूनियर प्रेरित होंगे और निश्चित तौर पे आप जैसे लोग भविष्य में और भी मील के पत्थर साबित करेंगे, मील के पत्थर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और एक्सीलेंट विजन परिवार इसी तरीके से आपकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है। अंत में एक बार मैं आपके पेरेंट्स को, जिनका बहुत ही सहयोग था, जिसकी वजह से आप सफल हो पाए, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ साथ उन गुरुजनों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थितियों में आपको हाई स्कूल, इंटर में, पॉलिटेक्निक में आपका हौसला बढ़ाया। वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।